नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे जनता का सुझाव यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जनता के सुझावों और विचारों को शामिल किए जाने को लेकर समिति ने राजभवन में वेबसाइट का शुभारंभ किया। हालांकि इस दौरान समिति ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ लोगों को मैसेज और व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भी भेजे, जिसके माध्यम से समिति ने जनता से उनकी राय मांगी है। समिति के अनुसार समान नागरिक संहिता के परीक्षण एवं क्रियान्वयन के लिए वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। साथ ही समिति ने जनता से अनुरोध किया है कि प्रदेश की जनता बढ़ चढ़ कर अपनी राय को समिति को दे। समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि यह समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी, इसके लिए कोई टाइम लिमिट अभी नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता से सुझाव मांगे गए हैं, जिसमें काफी वक्त लग सकता है। जनता से जो सुझाव प्राप्त होंगे उन सूचनाओं का विश्लेषण किया जाएगा ताकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बेहतर रिपोर्ट तैयार की जा सके। साथ ही इसके लिए सब कमेटी भी बनाई गई है जो कि जनता से प्राप्त सुझावों का अध्ययन करेगी। लिहाजा जनता से प्राप्त जो भी अच्छे सुझाव होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा। चर्चा इसी पर जनता का सुझाव यूनिफॉर्म सिविल कोड। उससे पहले रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ग्रहण करने के साथ ही उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी। इसके बाद सरकार की पहली कैबिनेट में यूसीसी को लागू करने के लिए समिति का गठन करने का निर्णय लिया और फिर 27 मई 2022 को सरकार ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने अभी तक कुल 4 बैठक कर चुकी है, तो वहीं देहरादून में समिति ने 5वीं बैठक की। इसके अलावा समिति ने यूसीसी के लिए 2 सब कमेटी भी बनाई हैं, जिसके तहत एक दिल्ली और दूसरी देहरादून में काम कर रही है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर एक कार्य व्यवहार आया है, कार्य संस्कृति आई है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। उन्हीं का अनुसरण करते हुए हमने जो संकल्प लिया था चुनाव से पूर्व कि हम उत्तराखंड के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे, उस दिशा में हमने कदम बढ़ाए और आज सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय कमेटी हमने बना दी है जो सभी स्टेक होल्डरों से बात करेगी और बात करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार करेगी और उस ड्राफ्ट के आधार पर हम इसको लागू करेंगे और आज हमने इसकी प्रक्रिया पूरी कर दी। वहीं यूसीसी के सदस्य एवं उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने बताया कि उत्तराखंड सरकार की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं कि प्रदेश में जो मौजूदा कानून है उसका अध्ययन करें और इस बात पर ध्यान दे कि क्या मौजूदा कानून में कुछ संशोधन करने की जरूरत है या फिर मौजूदा कानून के ब्याह पर अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही यूसीसी को प्रदेश में लागू करने पर भी रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं। हालांकि समिति के पास सभी खुले विकल्प हैं। यही वजह है कि समिति जनता के राय को ले रही है ताकि जनता क्या चाहती है और जनता के क्या सुझाव हैं इसको रिपोर्ट में सम्मिलित किया जा सके। उत्तराखंड के जो रेसिडेंट्स है और जो अपने सिटीजन्स सबके लिए हम बनाना चाहते हैं। अभी आपका कहना है, आप ट्राइब्स किसके बारे में पूछ रहे हो? साथ ही यूसीसी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यह समिति उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अध्ययन कर रही है, लिहाजा उत्तराखंड के निवासियों से सुझाव और उनके विचार मांगे गए हैं। यही नहीं, समिति ने प्रदेश की महिलाओं से भी अनुरोध किया कि वह भी अपना सुझाव विशेष रूप से रखें ताकि जो हम समानता की बात करते हैं उसको भी इसमें सम्मिलित किया जाए, क्योंकि समिति के लिए महिलाओं की राय भी काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे में महिलाओं को चाहिए कि वह अपने बढ़ चढ़कर अपने राय और सुझाव को समिति के सामने रखें। हमें अपने लोगों के सुझाव चाहिए, इसलिए हम सुझाव जो मांग रहे हैं हमारे उत्तराखंड के निवासियों से मांग रहे हैं। दूसरी बात, इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू है जो महिलाओं से ताल्लुक़ रखता है। मतलब मैं दोबारा एम्फेसाइज करना चाहूँगा माननीय अध्यक्षा जी की ओर से कि महिलाएं जरूर इसमें सामने आएँ, क्योंकि जो समानता की बात उठी है
नागरिक कानूनों में उसका एक बहुत बड़ा उसका जो फैसेट रहा है, उसका जो डायमेंशन रहा है, उसका जो आयाम रहा है, वो महिलाओं को भी समानता दिलाने की बात है। विपक्ष का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर धामी सरकार शुरू से ही अपनी पीठ थपथपा रही है। कमेटी बीच में बना दी गई है और विचारों पर चिंतन मंथन किया जा रहा है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को इस छोटे से राज्य पर भी ध्यान देना होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ उत्तराखंड के लिए ही नहीं, भाजपा अपने शासित राज्यों में इसको पहले लागू करें, क्योंकि देवनगरी उत्तराखंड को भाजपा ने फुटबॉल मैदान समझा हुआ है, जो लगातार इस तरीके के एक्सपेरिमेंट आम जनता के ऊपर कर रहे हैं। कहीं यह ना हो कि आने वाले भविष्य में नेतृत्व परिवर्तन होने पर देवस्थानम बोर्ड की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में ना चला जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का बहुत ढोल पीट रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यदि जनता की बेहतरी के लिए है और इतना खूबसूरत कानून है, तो फिर धामी जी मोदी जी से कहकर जहां जहां भाजपा शासित राज्य हैं वहां इसको लागू क्यों नहीं करवाते? उत्तराखंड को प्रयोगशाला या अपना फुटबॉल ग्राउंड क्यों समझ रखा है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने? ये समझ से परे है और सूत्रों से पता चल रहा है कि मुख्यमंत्री की स्वयं की अवधि अब मुख्यमंत्री के रूप में बहुत कम होने वाली है और जल्दी ही बोरिया बिस्तर बच सकता है। ऐसे में हो सकता है जिस तरह से त्रिवेंद्र रावत जी का देवस्थानम बोर्ड उन्होंने ठंडे बस्ते में डाला, वैसे ही धामी जी का यूनिफॉर्म सिविल कोड का ये राग शायद नया आने वाला मुख्यमंत्री ठंडे बस्ते में डाल दें। वहीं आम आदमी पार्टी का मानना है कि सरकार इस बिल को लाने से पहले अच्छी तरह इसके बिंदुओं को समझ ले। कहीं यह ना हो कि पहले भी सरकार ने इस तरीके की गलतियां करी हैं, तो इसका खामियाजा सरकार को आने वाले समय में भुगतना पड़े, और ताकि भविष्य में इसको कोई व्यक्तिगत विरोध ना करे। यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला जो मामला है और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संकेत दिए जा रहे हैं कि इस पर काम चल रहा है और इस पर एक कमेटी भी गठित की गई है, तो इस पे आम आदमी पार्टी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लिया जाए और सभी जाति धर्म के लोगों का ध्यान रखते हुए इसको लागू करने की कार्रवाई की जाए। चूँकि इससे पहले भी प्रदेश में भी और देश में भी बहुत सारे ऐसे मामले हुए जिसमें जो चीज़ें लागू की गई बाद में उसका विरोध हुआ और कई बार सरकार को मुंह की खानी पड़ी, इसको वापस लेना पड़ा। जैसे कि हम बात कर सकते हैं किसान आंदोलन हुआ, जो किसान बिल लाए गए, और इसी प्रकार से यहाँ पे पंडा पुरोहितों के जो अहित को लेकर के जो इन्होंने कमेटी बनाई थी, समिति बनाई थी, तो इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीजें होती रही हैं जिससे सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। हालांकि दूसरी बार सत्ता में आने के बाद भाजपा के नेतृत्व परिवर्तन की कमान संभाल रहे पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के चुनाव से पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान कर दिया था, और यही वजह है कि धामी अपने उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अब कमेटी बन चुकी है और कमेटी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च कर दी है, जिस पर जनता के सुझाव आने लगेंगे। इस पर आम पब्लिक और खासकर महिलाओं से अपील की गई है कि अपने ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुझाव दें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में रहने वाले सभी नागरिक आगामी 7 अक्टूबर तक अपने सुझाव इस वेबसाइट पर दे सकते हैं, जिस पर आने वाले भविष्य में गहन चिंतन मंथन होने के बाद यह कानून जल्द ही प्रदेश में लागू किया जा सकता है। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो जिस यूसीसी को लेकर इतनी ज्यादा हल्ला मचा हुआ है, आखिर ये यूसीसी है क्या? यूसीसी का मतलब है कि विवाह, तलाक, बच्चा गोद देना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। यूसीसी को क्यों बताया जा रहा है जरूरी? आपको बता दें कि विभिन्न धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। यूसीसी आने से न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के निपटारे जल्द होंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। सबके लिए एक कानून होगा तो एकता को बढ़ावा मिलेगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यूसीसी के जरिए सभी लोगों के साथ धर्म से परे जाकर समान व्यवहार होना जरूरी है। हर भारतीय पर एक समान कानून लागू होने से राजनीति में बदलाव आएगा। भारत धार्मिक अधिकार नहीं छीनेगा। यूसीसी लागू होने से लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं को मानने का अधिकार नहीं छीनेगा। इसे लागू करना या ना करना पूरी तरह से सरकार पर निर्भर करता है। अब ये लागू हो जाएगा। इसके लागू हो जाने से हर धर्म के लोगों को सिर्फ समान कानून के दायरे में लाया जाएगा।
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी बनाई गई। राज्य के लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रहे हैं। इस कमेटी ने सरकार को कोई भी सुझाव देने से पहले जनता की राय मांगी है। अगर आप उत्तराखंड के नागरिक हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी राय इस कमेटी तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। आप अपनी राय ऑनलाइन या फिर चिट्ठी के जरिए भी बता सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपके पास अपने सुझाव और राय देने के लिए 7 अक्टूबर तक का वक्त है। आप अपनी राय न सिर्फ समान नागरिक संहिता को लेकर दे सकते हैं, बल्कि विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकारी आदि कई विषयों पर भी सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि कमेटी इन सब विषयों पर विचार भी कर रही है। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष कहीं ना कहीं इसको लेकर मोर्चा खोले हुए है। आम आदमी पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने भी कई सवाल इस यूसीसी कोड को लागू करने के लिए लगाए हुए हैं। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विशाल गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र शेट्टी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी से करना चाहूंगी। विशाल जी, अगर बात हम करें भारतीय जनता पार्टी की, तो पुष्कर सिंह धामी ने ये बहुत क्लियर कर दिया था कि यूसीसी जो है वो उत्तराखंड में लागू होगा, और अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि जल्द ही एक नई इबारत लिखने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। क्या कुछ कहना है? सबसे पहले प्रतिक्रियाएं लूंगी, उसके बाद इस पर चर्चा की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब प्रदेश में 2022 का चुनाव लड़ रही थी, उस समय दृष्टि पत्र के अंदर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया। हमने राज्य में जब से हमारी सरकार बनी और पहले ही कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया जी। हमारा केवल मकसद और ध्येय एक ही है, सभी वर्गों को, जाति धर्म को एक समान अधिकार मिले। उसी एजेंडे पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में काम कर रही है, उसी एजेंडे में राज्य में काम कर रही है। ये एजेंडा आज का नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के समय से सभी वर्गों के अलग अलग जाति नियम कानून बनाए गए, और जिन जटिलताओं को, जिनकी दिक्कतों का सामना करते करते आज हमारे 75 वर्ष पूरे हो गए भारत के। हर दिक्कत का सामना करते करते आज हमारा प्रदेश, हमारा देश उन घटनाओं से जूझ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी धामी सरकार ने बहुत अच्छी पहल करते हुए आगे बढ़ी है, अपना रोड मैप तैयार किया है, और कॉमन सिविल कोड को लेकर 5 सदस्यों की एक कमेटी गठित करी, जो रंजना देसाई जी के नेतृत्व में थी, शत्रुघ्न जी के सदस्यता में थी, सुरेखा डंगवाल जी के साथ थी, मनु गौड़ जी के साथ, उन सभी प्रबुद्धजनों के साथ मिलकर, बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिलकर, और आज जनता के सुझाव के साथ इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। 1 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाकर, उनके सुझाव लेकर, प्रदेश हित के लिए प्रदेश की जनता के सुझाव के माध्यम से कॉमन सिविल कोड बनाकर प्रदेश की जनता को राहत देना चाहते हैं। ऐसा मकसद, ऐसा ध्येय, ऐसा संकल्प लेकर धामी सरकार काम कर रही है। विरोध करने वाला विरोध करे, लेकिन धामी सरकार रुकेगी नहीं। धामी सरकार आगे बढ़कर प्रदेश हित में जो भी काम होगा, जनता के सरकार के लिए जो भी कार्य होगा, जो भी कानून बनाना होगा, जनता के साथ मिलकर, जनता के संवाद के साथ, जनता के सुझावों को साझा करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कमलेश रमन जी भी जुड़ चुके हैं। कमलेश जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज पर। आपसे भी यही सवाल है, आम आदमी पार्टी इसका विरोध करे, आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया यूसीसी कोड के खिलाफ, क्यों? आवाज में शायद तो डिस्टर्ब है। कमलेश जी, आवाज आ रही है आपको? लगता है कमलेश जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। सुमेश बुढ़ाकोटी जी, जो कि वरिष्ठ यूकेडी नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुमेश जी, क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से यूसीसी कोड को लागू करने की कवायद जो है वो अब और तेज होती नजर आ रही है, जनता के सुझाव मांगे जा रहे हैं, क्या कहना है? अनम्यूट कर लें सोमेश जी। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी मैम, मैं तो पहले माफी चाहूंगा, थोड़ा देर से मैं जुड़ पाया हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर सकते हैं। नमस्कार। तो मैं तो पक्षधर हूँ इस चीज का, ये लागू होना चाहिए और पूरे देश में लागू होना चाहिए।
जब एक तरफ अभी आप कह रही थी कि आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है जी, एक तरफ हम कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और उसके बाद अगर हम विरोध कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं संदेशात्मक लगता है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं पहले उनसे निवेदन करूंगा कि अगर वो पार्टी के प्रवक्ता हैं तो थोड़ा सा पढ़ें इस चीज के बारे में कि वो उसमें आर्टिकल 44 में क्या लिखा हुआ है और क्या क्या उसमें चीजें हैं। वो पर्सनल लॉ और जो जिस कानून की उसमें बात हो रही है, आप ये देखिए कि मर्डर अगर कोई कर देता है तो सबके लिए एक जैसा कानून है, कोई चोरी कर लेता है तो उसके लिए एक जैसा कानून है। लेकिन हमारे देश में कुछ धर्मों के लिए शादी के लिए अलग कानून है और तलाक के लिए अलग कानून है, बच्चों के बंटवारे के लिए, भूमि बंटवारे के लिए अलग कानून है, महिलाओं के लिए भूमि बंटवारे का अलग कानून है, लड़कों के लिए अलग कानून है। तो वो चीजें अगर समान हो जाती हैं तो इससे आपसी भाईचारा भी बढ़ेगा और वो बहुत अच्छा संदेश जाएगा पूरे देश के लिए। मैं तो चाहता हूँ पूरे देश में कानून होना चाहिए। जी, वापस आऊंगी मैं सुमेश जी आपके पास। कमलेश जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, कमलेश जी अपनी बात को पूरा करें। जी, देखिए अभी मुझे कुछ आवाजें नहीं आ रही थी, मैं दरअसल ठीक से सुन नहीं पाई हूँ, पर मैं इतना समझ पाई हूँ कि सिविल कोड को लेकर के इस डिबेट में यहाँ पर बैठे हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। किसने विरोध किया इस चीज का, ये बताइए। अगर जनता के हित में कोई भी ऐसी चीजें सरकार लाती है तो आपसे ही मन बना लिया कि आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ थोड़ा सा कि अभी हमारे भाई ने कहा, विशाल भाई ने, देखिए सरकारों को, जो प्रदेश की सरकारें हैं, क्या उनको ये अधिकार है कि वो अपने प्रदेश में इस तरह के सिविल कोड ला सके? क्या ये केंद्र सरकार का दायित्व नहीं है? बिल्कुल अधिकार है मैम, बिल्कुल अधिकार है, पूरा अधिकार है, पूरा अधिकार है मैम। केंद्र सरकार का ये बनता है तो केंद्र सरकार इसको पूरे देश में लागू करे, कोई किसी का कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि रायशुमारी की, क्या एक प्रदेश के अंदर कुछ और नियम होंगे और दूसरे प्रदेश के अंदर कुछ और होंगे? क्योंकि जब बात पूरे देश की हो रही है तो मुझे लगता है कि इसको पूरे देश में लागू होना चाहिए। जो भी अगर आप आते हैं या जो भी कोई आप स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस देश के हित में, तो वो प्रदेश की अलग से नीति तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पूरे देश का मुद्दा है, तो इसको तो शुरू करना चाहिए। तो प्रदेश का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात अभी हमारे विशाल भाई ने कही, जेपी के हमारे जो प्रवक्ता है, उन्होंने कही कि 1 करोड़ लोगों से हमने रायशुमारी करी है इस प्रदेश के अंदर। 1 करोड़ 11 लाख की जनसंख्या की पॉपुलेशन है। क्या यूकेडी के भाई से सलाह मशवरा हुई है? क्या मैं उस 1 करोड़ में नहीं आती? क्या हमारे जो सेठी जी बैठे, क्या वो उस 1 करोड़ में नहीं आते? कमलेश जी, 1 महीने में करनी है, 1 महीने में बात सुनिए पहले सही तरीके से बात। 1 महीने तक की जनता को विशाल जी मैं पूरा मौका आपको दूंगी अपने तर्क रखने का। फिलहाल मुझे भी सभी की प्रतिक्रिया लेनी है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे ना, थोड़ा रिलैक्स रहिए। कमलेश जी। दूसरी बात, कोई भी एक ऐसी चीज जब देश के अंदर लागू होती, जैसे हमारी एनआरसी उस समय लागू हुई, कितना देश के अंदर हंगामा हुआ, तो हर चीज पे रिसर्च होनी चाहिए, हर चीज पे डिस्कस होना चाहिए। जितने भी हमारे, ठीक है कमलेश जी, देखिए मोटे मोटे तौर पर आप सिर्फ ये कहना चाहती हैं कि जो आम आदमी पार्टी यूसीसी कोड का विरोध नहीं कर रही है, उनका ये कहना है कि अन्य राज्यों में भी इसे लागू करना चाहिए, उत्तराखंड में सीधे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करना चाहिए। ठीक बात है, रुक जाइए, इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। नरेंद्र शेट्टी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए यूसीसी कोड की अगर हम बात करें तो देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत क्लियर दृष्टिपत्र में कहा गया था कि भाई हम जब आएंगे तो इसे लागू करेंगे, और इसका विरोध इस बात का हो रहा था कि कहा गया और नहीं किया जा रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब उन्होंने कह दिया है, जनता के सुझाव लिए जा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की बात नहीं करूंगी मैं, कांग्रेस का भी यही कहना है कि हमेशा एक्सपेरिमेंट करने के लिए उत्तराखंड को ही आप क्यों चुन रहे हैं, पहली बात। और दूसरी चीज ये है कि अगर यूसीसी कोड लागू होता है तो इससे प्रॉब्लम क्या है? यशी, देखिए मुद्दा तो बहुत बेहतरीन है, और एक बात स्पष्ट है कि यूसीसी लागू होने के साथ, आवाज आ रही है आपको? जी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यूसीसी लागू होने के साथ एक बहुत बड़ी
पैमाने पर जी। जो एक इस प्रदेश की जनता के अंदर आत्मसम्मान को जो बल मिलेगा, हर व्यक्ति को यह बल मिलेगा। आज बेशक मैं स्वयं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जी कि इस देश में एक बहुत ही, मैं उसको कहूंगा कि ठीक है, उन काल परिस्थिति में जो उस समय कानून बना होगा कि जो मुफलिसी की जिंदगी या वैसा पिछड़े और शोषित और दलित हैं उनको ऊपर उठाने के लिए अल्पसंख्यकों को उनके लिए कोई कानून बना। नरेश जी, बहुत माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, वापस मैं आपका रुख करूंगी। यूसीसी क्या है ये दर्शकों को बता देते हैं। यूसीसी का मतलब है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के लिए एक जैसे नियम। यूसीसी को जरूरी बताया जा रहा है क्योंकि विभिन्न धर्मों में अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर भी इसका बोझ पड़ता है। यूसीसी आने से न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े मामलों के निपटारे जल्द होंगे। दावा किया जा रहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। सबके लिए एक कानून होगा तो एकता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये एक मकसद है कि यूसीसी के जरिए सभी लोगों के साथ धर्म से परे जाकर समान व्यवहार होना जरूरी है। और चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश वाराणसी आपको ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। माननीय कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार जैन जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री त्रिभुवन राम जी, श्री अशोक धवन जी, श्री सुनील पटेल जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य और प्रभारी श्री लक्ष्मणाचार्य जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, जिलाध्यक्ष श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, संतोष सिंह पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित सभी काशी की विभूतिगण, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सभी महानुभाव, हमारे सभी मीडिया से जुड़े हुए संपादकगण, काशी के सभी विद्वज्जन, और उपस्थित गौरव लोकप्रिय नेताओं में शुमार भारत के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के जनप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष के
विमोचन करने, जो समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विभूतियों ने अपने अनुभव के आधार पर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। मोदी @20 जो 20 वर्षों का मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य पद्धति पर आधारित इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में, और जिसे हम कह सकें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही काशी में आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए काशी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी काशी और पूरा उत्तर प्रदेश अभिभूत है प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए। पूरा भारत विश्वास के साथ उठ खड़ा हुआ है एक यशस्वी नेतृत्व में। और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर जहां पर विश्व मानवता के लिए कोई नीति निर्धारित हो रही हो, भारत के बगैर वह क्रियान्वित हो ही नहीं सकती है, आज दावे के साथ कहा जा सकता है। तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतरी थी, तो उस समय भारतीय जनमानस की ओर से एक स्लोगन निकला था, देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं जनता का सुझाव यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीधे हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है और मथुरा दत्त जोशी जी जो कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नरेंद्र शेट्टी जी, आप अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। है यशी की जैसे जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की बात सरकार ने ये पहल की है, तो शुरुआत जब भी हमें अगर कहीं किसी की गिनती भी करनी होगी 50 लोगों की, तो शुरुआत 1 से होगी, एक साथ 50 नहीं गिन सकते। और उत्तराखंड में अगर लागू किया है तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से फर्जी राशन कार्ड का अभियान जिस समय चला था उनके खिलाफ, और बहुत सारे अपात्र और फर्जी लोग जो राशन कार्ड की आड़ में कालाबाजारी करते थे, वो स्वतः छठ के किनारे हो गए। इस तरीके से ये समान यूसीसी लागू होने से इसके बाद एक ऐसी पारदर्शी तस्वीर से सामने आएगी। और दूसरा जो जिसको कि हमने बैसाखियों के सहारे जिस समुदाय को, चाहे वो मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, ये समुदाय जो है, हमने इनको अगर बैसाखियों के सहारे बिठा रखा है, हमने अनुदान की संस्कृति के ऊपर बिठा रखा है, हमने उनको मुख्य धारा से वंचित इसलिए कर रखा है क्योंकि उनको मालूम है कि हमको ये अनुदान मिलना है। जब हम उनका ये अनुदान बंद करके और हम एक तरीके से समान धारा में उनको शामिल कर लेंगे, तो मेरी समझ से एक समाज के सामने एक प्रतिस्पर्धा की एक ऐसी तस्वीर आएगी, एक कॉम्पिटिटिव भावना की तस्वीर आएगी, जिससे कि एक आम नागरिक अपने को ये महसूस कर सकेगा कि मैं इस प्रदेश का नागरिक तो हूं ही, साथ में मुझे अपनी गुणवत्ता और अपनी काबिलियत के आधार पर मुझे अपना प्रदर्शन करना है, जिससे कि मैं ये ना कहलाऊं कि मैं किसी अनुदान की संस्कृति के ऊपर जी रहा हूं और या मुझे अनावश्यक रूप से कोई सरकार मदद कर रही है। वो अपनी काबिलियत के आधार पर उसमें मदद में आएगा और बहुत सारी चीजों के ऊपर रोक लगेगी इस कानून के आने के बाद। और इस कानून का मैं कहता हूं कि इसका अगर विरोध भी करना है तो तथ्यात्मक तरीके से और अपने पक्ष प्रस्तुत करके विरोध किया जाए, और अगर इसका समर्थन करना है तो सहृदय से करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। नरेंद्र जी, वापस मैं आपका रुख करूंगी। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी भी जुड़ चुके हैं। मथुरा दत्त जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दृष्टि पत्र में भी कहा गया था कि हम आते ही सत्ता में जैसे ही आएंगे से लागू करेंगे। अब कहीं ना कहीं इसकी कवायद तेज हो गई है, कांग्रेस फिर भी इसका विरोध कर रही है, क्यों? नहीं, देखिए मैडम, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आज का एजेंडा नहीं है, सन 52 का एजेंडा है। उससे पहले भी हिंदू महासभा का एजेंडा है जी। जब हिंदू महासभा थी 37-38 से 2 राष्ट्र की बात ये करते थे, तब भी करते थे, तब भी कॉमन सिविल कोड की बात करते थे और आज भी कर रहे हैं। कोई नई बात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की ये। जहां तक विरोध का आपने सवाल किया, कि हमारा तो ये कहना है कि ये पहले तो राज्य का विषय नहीं है। कॉमन सिविल कोड बनाने का काम भारत सरकार का है, वो बनाए और अच्छी तरीके से बनाए, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम उसका ड्राफ्ट तो सामने आए। अगर राज्य सरकार ला रही है, अच्छी बात है, ले आए राज्य सरकार, लेकिन उस कॉमन सिविल कोड में किन किन विषयों को सम्मिलित कर रहे हैं, किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, ये तो देखा जाए। ये सुझाव मांगने की बात कर रहे हैं, जनता से भी मांग रहे हैं सुझाव। ठीक है, आप सुझाव मांगिए, जनता भी सुझाव, लेकिन जनता के सामने आप ये तो एजेंडा तो कोई रखेंगे कि हम ये केवल एक लाइन में आपको दिया कॉमन सिविल कोड, आप उस पर विचार दीजिए। लेकिन आप किन किन मुद्दों को आप सम्मिलित कर रहे हैं, क्या बात आप करना चाहते हैं, किस वर्ग को आप फायदा दे रहे हैं, कौन वर्ग आगे आएगा, किसका उसमें क्या फायदा होगा, ये तो विविधता का देश है। यहाँ तो तमाम तरीके के लोग हैं, छोटे छोटे एक्ट हैं हमारे। कुमाऊं जमींदारी उन्मूलन अलग है, लोकल एक्ट अलग है, इन हिंदुओं के लिए अलग हिंदू मैरिज एक्ट है, मुसलमानों के लिए अलग है, कुछ लोगों के लिए, अभी सरदार जी बैठे हैं तो कुछ लोगों के लिए एक अलग ही हमारा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का एक एक्ट और भी चलता है। कई एक्ट है, मतलब हर समुदाय का अपना अपना एक्ट है। तो आप क्या लाना चाहते हैं, किन किन समझिए। सरकार को कम से कम अगर ये सामने लाए तो उसमें कुछ अपनी बात रखे ना, क्या फायदा होगा क्या नहीं होगा। ये वैसे भाजपा का अपना एजेंडा है और इनकी सरकार है अभी। अगर ये नहीं लाएंगे तो कब लाएंगे इस एजेंडे, कब ये इसको पारित कराएंगे। ये कहते थे ना 370 हम खत्म करेंगे, कर दी 370 खत्म। 370 खत्म होने के बाद बड़ी कोई क्रांति तो नहीं हुई ना इस देश में, वो भी खत्म हुई। कश्मीर वालों ने वो भी स्वीकार किया है और ये अगर सामने आएगा तो इसको भी स्वीकार करेंगे, लेकिन उसका एजेंडा क्लियर होना चाहिए, उसका रोड मैप क्या है वो क्लियर होना चाहिए। भाई आप क्या सम्मिलित करोगे, किसके साथ
क्या क्या चीजें सम्मिलित करोगे, तो हम कहें बड़े विद्वान लोग हैं। जो समिति बनी है उस समिति कोई हल्के लोग भी नहीं है उस समिति में, लेकिन समिति के लोग भी मुझे लगता है आज उन्होंने एक फ्लोट कर दिया कि जनता, अरे आप जनता के सामने 10 मुद्दे रखिए ना, आप इन विषयों पर अपनी राय दीजिए। ठीक है, जनता अपना राय देगी, आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप बनाइए। गोवा में भी तो है, गोवा में पहले दिन से ही है कॉमन सिविल कोड, आप अपने राज्य में भी लाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा कहना ये है कि आप गोवा में जोशी जी गोवा में चेंज हो गया है। नहीं, गोवा में आजादी से पहले की है, पुर्तगाल से पहले। मैं वही कह रहा हूँ ना, गोवा में भी तो हुआ। आप लाइए तो सही कोई चीज सामने, लाइए गुप्ता जी, विशाल गुप्ता जी, लाइए, आप लाइए थोड़ा सा, जरा उसका जो ड्राफ्ट है वो तो सामने आए कि क्या आप करना। ठीक है मथुरा दत्त जी, ठीक है, ठीक बात है, रुक जाइए, मैं वापस आऊंगी आपके पास। विशाल जी आपका रुक करना चाहूंगी मैं। मथुरा दत्त जोशी जी का कहना है कि आपने एजेंडा क्लियर नहीं कर रखा है, आप एजेंडा नहीं ला रहे, आप बता नहीं रहे, पूरी जानकारी नहीं साझा कर रहे हैं, और आपने एक पोर्टल बना दिया है और जनता के सुझाव मांग रहे हैं। जोशी जी बहुत वरिष्ठ है हमारे, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। आज के पेपर में पूरा क्लियर है कि हम किस विषय को लेकर कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं और किस लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। अभी मथुरा दत्त जोशी जी ने एक विषय रखा कि सन 52 का भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। मैंने तो पहले भी कहा कि एजेंडा भारतीय जनता पार्टी, जो देश हित में और प्रदेश हित में कार्य होता है वो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का होता है। आज उन्होंने क्लियर करा है कि विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकारी या विरासत या गोद लेना, इन सारी चीजों को सभी वर्गों के अलग अलग धर्म के आधार पर कानून बनाना, सभी धर्मों को समाहित करते हुए एक कानून की व्यवस्था बनाना और सबको सभी समान अधिकार देना, ऐसी व्यवस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी कॉमन सिविल कोड का निर्माण करना चाहती है। कोई जाति भेद नहीं होना चाहिए। ये जाति भेद करके हिंदुस्तान को बांटने का काम, 1947 के बाद देश के अंधकार की ओर ले जाना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग दिशाएं देना, सारे धर्म एक है, सबका साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, सबके विश्वास और सबके प्रयास के साथ देश के निर्माण में लगी है। आज उसी के तहत कॉमन सिविल कोड का निर्माण हो रहा है, सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्गों के धर्म के आधार पर उन लोगों तक जाना, उन प्रबुद्ध लोगों तक जाना जो इसमें ध्यान दिमाग रखते हैं और अपना सुझाव लेना। और सुझाव अभी क्या है, 6 महीने का समय, 1 महीने का सुझाव लेने का समय रखा गया है। 6 महीने तक पूरी रिपोर्ट बननी है, पूरा सुझाव आएगा। हर व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का या भाजपा पार्टी का या आम पार्टी का विषय नहीं है, ये कॉमन सिविल कोड बन रहा है, सभी लोगों के साथ मिलकर बन रहा। सब अपने विचार दीजिए, अच्छा कानून बने और अच्छा कानून। ठीक है जोशी जी विशाल जी की बातों से सहमत है। मैं ये कह रहा था कि ठीक है आप लाएंगे, मैं सवाल इसलिए खड़े कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी नरेंद्र सेठी साहब बैठे हैं, वरिष्ठतम पत्रकार हैं, बहुत पुराने जानकार लोग हैं, कहा कि बेटियों को पेरेंटल संपत्ति में हक मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। अगर हम उसकी गहराई में जा रहे हैं, अब जब उस समय तो सबने का वर्डिक्ट आ गया, अगर आज हम जा रहे हैं तो 2005 से पहले वालों को उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। तो कम से कम इसलिए मैं कह रहा हूं ना, आप कह रहे, आप एक लाइन में मत हाकिए ना कि आप कह रहे ला रहे हैं, आप ये तो क्लियर करोगे कब से लाओगे, क्या करोगे, कौन कौन। आपने कहा तलाक का विषय, किस किस वर्ग का तलाक का विषय उसमें आएगा। हम ये कह रहे हैं आप ठीक है कॉमन सिविल कोड ला रहे हैं जिसका नाम ही कॉमन है, सबके लिए है, लेकिन कब से लागू करेंगे, कहां से लाएंगे, किस अवधि से उसका प्रयोग होगा, कितनी चीजों में उसका होगा, संपत्ति में आप कहां से लाएंगे। मैंने संपत्ति का उदाहरण अभी दिया, अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आप जाके देख लीजिए। 2005 से पहले जिनकी शादी हुई है उन महिलाओं को पेरेंटल संपत्ति में हक नहीं मिलेगा, 2005 के बाद ही मिलेगा। तो कई चीजें टेक्निकल चीजें होती है, अगर सरकार क्लियर करेगी तो हम कहाँ मना कर रहे हैं किसी को। मैंने कहा ना, ये तो इनसे पहले, ये तो आप एक बैठे हैं पैनल में ही बैठे हैं, बुढ़ा कोठी जी में देख रहा था, उन्होंने तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी कोट कर रहे थे। मैं कह रहा हूं है कहाँ जवाहरलाल नेहरू जी ने विरोध किया, विरोध नहीं किया। परिस्थितियां होती हैं, कभी कोई चीज बनेगी, कोई नहीं बन पाएगी। आप बताइए ना 2004 से 2014 तक
कितने अधिकार, मूल अधिकारों में कितने अधिकार कांग्रेस की सरकार इतने सालों के बाद नरेश जी, आप जवाब देना चाहेंगे जोशी जी की बातों का? जी देखिए, जोशी जी की एक बात से मैं थोड़ा सा असहमत हूं। अभी उन्होंने जो बात कही है कि केंद्र का अधिकार है, मेरी अभी पिछले दिनों ही उत्तराखंड के महाधिवक्ता हैं बाबुलकर साहब, उनसे मेरी बात हुई थी व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मैं एक राष्ट्रीय अखबार द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे इस बारे में जानकारी दी कि राज्य को पूरे अधिकार हैं बनाने के और इसको इम्प्लीमेंट करने के, और इसका ये स्वतंत्र हैं और ये केंद्र सरकार की ओर से प्रदत्त अधिकार हैं। उन अधिकारों में किसी भी प्रकार से मतलब केंद्र हस्तक्षेप नहीं करता, राज्य अपने इस कानून को बनाकर अमल में ला सकता है। ये बिल्कुल स्पष्ट तौर पर, और उनके इस बारे में कई लेख भी प्रकाशित हुए हैं और मैंने स्वयं अखबार में भी उसको प्रकाशित किया है। तो जहां तक बात है, हम चर्चा कर रहे हैं अधिकारों की बात नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं कि हम इस कानून के जरिए हम किस तरीके की एक बदलाव बड़ी राज्य में लेके आएंगे और किस तरीके का एक बदलाव यहाँ है, यहाँ आने वाला उसको जो महसूस होगा। आज आप अगर इसको निस्संदेह आप अगर समझने की कोशिश करेंगे, यशी अगर आप जाएंगे, आप गोवा चले जाइए, तो आप कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि वहां कोई किसी प्रकार का कोई दंगा तो नहीं होता। सबको मालूम है कि वहां एक शांति का माहौल है, शांतिपूर्ण माहौल है, और पर्यटक जो भी जाना चाहता है वो या तो जाएगा, वो शिमला जाएगा, नैनीताल जाएगा, या मनाली जाएगा, रानीखेत जाएगा। कभी किसी पर्यटक को सुना कि अलीगढ़ घूमने जा रहा है या मुजफ्फरनगर घूमने जा रहा है? तो हम लोगों ने तस्वीर रखी है कि हम जब तक इस देश के अंदर शांति अमन आएंगे, और शांति अमन चैन का माहौल तभी बन पाता है जब हम समानता की बात कहीं करता की वजह से ही लूटपाट और अपराधों को बढ़ावा मिलता है। आप इस बात की गहराई में जाइएगा। सोमेश जी बहुत बुद्धिजीवी और अध्ययन कर चुके हैं इसके बारे में, और हम उनको भी सुनेंगे। लेकिन समानता जहां पे खत्म होती है वहां से अपराध शुरू होता है। आप समानता अगर लेके आएंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उस देश के अंदर उस नरेंद्र जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी, उसके बाद सोमेश जी मैं आपका भी रुख करूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, गणपति विसर्जन के दौरान 5 लोग नदी में डूबे। उन्नाव से ये बड़ा हादसा आपको बता रहे हैं, 5 बच्चे गणपति मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबे। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, 3 लोगों को बचा लिया गया है। एक बड़ा हादसा गणपति विसर्जन के दौरान उन्नाव में हुआ। पानी से भरे गहरे गड्ढे में डूबे बच्चे। उन्नाव से ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। उन्नाव में हुआ बड़ा हादसा, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुआ बड़ा हादसा। गणपति मूर्ति विसर्जन में 5 बच्चे डूबे। फिलहाल 3 जो बच्चे थे उनको बचा लिया गया है। 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अरुण अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? बिल्कुल, गणेश महोत्सव के बाद प्रतिमा विसर्जन को लेकर के आज सुबह से ही माहौल चल रहा था, और जो परियर चौकी क्षेत्र है जहां गंगा के किनारे एक स्थान बनाया गया था प्रतिमा विसर्जन को लेकर के, जहां माची थाना क्षेत्र से ट्रैक्टर ट्राली से करीब 1 सैकड़ा लोग पहुंचे थे प्रतिमा विसर्जन के लिए। और प्रतिमा विसर्जन के लिए गंगा घाट के किनारे जो स्थान बनाया गया था वहां तक पहुंचने के दौरान ही बताया जाता है कि 5 ऐसे लोग थे जो स्नान कर रहे थे। स्नान करने के दौरान ही वो गहरे पानी में चले जाते हैं। हालांकि जो गोताखोर होते हैं वो बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन चूंकि गंगा के किनारे जो खनन हो रहा होता तो उससे बड़े गहरे गहरे गड्ढे बन गए थे। उन गड्ढे में जाने के कारण गोताखोर काफी प्रयास करने के बाद सभी को बाहर निकालते हैं, जिसमें 2 की मौत हो चुकी होती है और 3 को जिंदा बचा लिया जाता है। तो पूरा हादसा एक गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर के हुआ, जहाँ माची थाना क्षेत्र के लोग वहाँ पहुंचे थे। पहला तो ये कि ये गंगा में मूर्ति विसर्जन पहली बात तो प्रतिबंधित है। अब अलग अलग ताल बनाए जाते हैं ताकि लोग वहां पर मूर्ति को विसर्जित कर सके। दूसरी बात ये कि प्रशासन बहुत अलर्ट रहता है, क्योंकि गणपति विसर्जन के दौरान ऐसे हादसे हमें देखने सुनने को मिलते हैं, तो ऐसे में प्रशासन काफी अलर्ट होता है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे? बिल्कुल, अगर बात करें प्रशासन के अलर्ट होने की, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन की इसमें कमी देखने को मिली नहीं, क्योंकि गंगा के किनारे जो गड्ढे थे और उन गड्ढों में जो पानी भरा हुआ था वहां इस तरीके का प्रतिमा विसर्जन के लिए स्थान नियत किया गया था।
प्रतिमा विसर्जन के दौरान ही नहाने के प्रयास में वो गहरे गड्ढे में चले जाते हैं और जब निकाल के बाहर आते हैं तब की मौत थोड़ी होती है। पानी से भरे गड्ढे में डूबने चले गए थे, जिसकी वजह से वो वहां पर डूबने लगे। हालांकि लोगों को बचा दिया गया है। 5 बच्चे डूबे। प्रशासन की कहीं न कहीं लापरवाही नजर आ रही है। तो उसमें बदलाव में कुछ कठिनाइयां जरूर होती हैं प्रारंभिक तौर पर, लेकिन हमको उन कठिनाइयों को चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हम तो बहुत उसका स्वागत है, लेकिन नकारात्मक विरोध नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों को भी इस बात को सोचना चाहिए कि केवल सत्तारूढ़ भाजपा को किस तरीके से हम अपनी बात से आईना दिखाएं, वो ये उनके लिए एक मैंडेटरी सब्जेक्ट नहीं है। इसके अलावा भी वो अपनी राय भी दे सकते हैं। मैं हाइपरबोल वाली बात है कि 1 करोड़ लोगों ने अपने सुझाव दे दिए। वेबसाइट विजिट किया था तो उस समय तक केवल 38 लोगों ने अपने सुझाव दिए थे जो लिखित भेजे थे। तो हम इस तरीके से ये भी नहीं कह सकते कि ये संख्या होती है। और जब वित्त के बारे में सुझाव मांगे गए थे तो तब भी केवल 35,000 सुझाव आए थे। आज अगर हम इस पे लेंगे, लेकिन फिर भी हम उन लोगों को जागरूक मानेंगे जो इसके ऊपर सुझाव देंगे और तथ्यात्मक तौर पर सुझाव देंगे कि बिल्कुल नरेंद्र जी, देखिए लॉन्च कर दिया गया है, लेकिन बहुत नॉलेज नहीं होती, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को ये समझने की भी जरूरत है कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। अभी आप उत्तराखंड में भी रैंडमली किसी से पूछ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो आपको ये क्लियर बता पाएंगे कि यूसीसी क्या है। तो ऐसे में पोर्टल में अगर सुझाव, क्योंकि इतने भी मिलते ज्यादा होता है क्योंकि बारे में नॉलेज होगी, दे पा रहे हैं। देखिए, सुझाव देना तो बहुत आसान है, एकदम किसी की चीज को कह देना बहुत आसान है। आपके हाथ में या मेरे हाथ में जो मोबाइल पकड़ा हुआ है, आपको इसके सारे फीचर्स नहीं पता होंगे और मुझे भी नहीं पता होंगे। बिल्कुल। तो आप इसके ऊपर एकदम ये कह देना कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ऐसा होगा और इसके ऐसा होगा। चूंकि हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की एक वरिष्ठतम सेवानिवृत्त जो रंजना देसाई जी इसकी अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और शत्रुघ्न सिंह जैसे एक काबिल नौकरशाह जो हैं, जो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, उनके साथ इस ड्राफ्ट को तैयार कर रहे हैं। हमारा कोई किसी तरीके का विरोध है, कोई हमारा किसी तरीके का सुझाव है तो हमें दर्ज कराना चाहिए और उस दर्ज कराकर अपने उसके बाद उसको कितना अमल में लिया जाता है उसके ऊपर भी ध्यान किया जाएगा। मुझे लगता है कि किसी एक मकसद विशेष को लेकर ये एक्ट लागू नहीं किया जा रहा। इसका बहुगामी इसका और जो वृहद स्तर पर इसका जो प्रभाव होगा वो शायद राज्य के हित में होगा। आज अगर हम इस बात को जैसे सुनते हैं, आपको भी मालूम है कि अगर किसी अल्पसंख्यक का कार्ड मिल जाए तो वहां पे आपको इसकी सहूलियत जल्दी मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और सब फिर तब आपको ये लगेगा कि आप अगर उत्तराखंडी डोमिसाइल हैं या उत्तराखंड के निवासी हैं, अगर आपके पास वो कार्ड है तो आपको ये सहूलियत मिलेगी। तो शायद अपने को गौरवान्वित महसूस करेगा यहाँ का नागरिक भी और यहाँ का हर उत्तराखंडी भी जो इस समान नागरिक संहिता के आने के बाद हो। जी नरेश जी, वापस आपका रुख करूंगी। सुमेश जी लगातार चूंकि काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुमेश जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है या मथुरा दत्त जोशी जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो अगर इस बात का विरोध करें, देखिए उनका जो रीजन है वो कहीं ना कहीं ये है कि पहली बात तो उत्तराखंड को एक्सपेरिमेंटल जगह क्यों बना दी गई है। अग्निवीर योजना भी सबसे पहले यहाँ, अग्निपथ माफ कीजिएगा, सबसे पहले यहीं लागू की गई। उसके बाद अब ये जो यूसीसी कोड है इसे भी यही लागू किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये भी कि अभी मैं कांग्रेस के एक प्रवक्ता जिनकी शायद हमारे पूरे रिपोर्ट में जिनकी बाइट लगी हुई थी, उनका ये कहना था कि इसको फुटबॉल का मैदान बना दिया और अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो कहीं इसका हाल भी देवस्थानम बोर्ड जैसा ना हो जाए। देवस्थानम बोर्ड में बहुत बुरा हाल हुआ और इसका जो लोग विरोध करते हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पर जागरूकता की भी कमी है, लोगों को जागरूक होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जी मैं शुरू करूं मैम? जी
पहले तो मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कांग्रेस कोई व्यक्तिगत ना ले, सभी साथी जो पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्यक्तिगत ना ले केवल अपने ऊपर, आप निर्भीक होके कहें अपनी बात को। आप पिछले 20-22 सालों में आप बेबाक होके कहें। पिछले 20-22 सालों में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को भी समय दिया है और बीजेपी को भी समय दिया है। गलत होगा तो जनता विरोध करेगी। देवस्थानम बोर्ड का अभी आपने जिक्र किया। मैं दूसरी एक बात और मैं महत्वपूर्ण ये कहना चाह रहा हूँ, शायद आयु में मैं सबसे छोटा हूँ अभी पैनल में, जितना भी मेरा बौद्धिक स्तर है। देखिए, अगर हमारे नाम के आगे अगर नेता लिखा हुआ है तो जनता को बताने की जिम्मेदारी हमारी होती है, जनता तक संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। और हमारी जिम्मेदारी ये है कि केवल हमें विरोध ही नहीं करना है सामने बैठे हुए व्यक्ति का या सामने बैठी हुई पार्टी का, हमें सही को सही और गलत को गलत कहना आना चाहिए। केवल डिबेट में दूसरी पार्टी के प्रवक्ता को हराने के लिए हमने डिबेट करनी है, ये बहुत गलत बात। ये इसमें हम अपना भी नुकसान कर रहे हैं, प्रदेश का भी नुकसान कर रहे हैं। जो स्थितियां इन 20-22 सालों में बन गई हैं, पिछले 22 साल का इतिहास देखें तो ये कांग्रेस के टाइम के आंकड़े, 3,500 गांव खाली हो गए, 1100 गांव ऐसे हैं जिसमें बिजली पानी नहीं आ रहा है। और ये मैं आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, ये डिटेल्स हैं कांग्रेस के टाइम की जी। और जहां तक अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं इसका पक्षधर हूँ। इसमें महिलाओं को तो फायदा होगा ही, साथ साथ जो केस जो कोर्ट में लंबित पड़े हुए हैं, हिंदू मुस्लिम लड़का लड़कियों की शादियों के, पैतृक संपत्ति के बंटवारे के, बच्चा गोद लेने के, तलाक के, ये सब जल्दी निपटाए जा सकते हैं जी। केवल हमें विरोध करना है, ये अच्छी बात नहीं है। मैं तो बिल्कुल विपरीत पार्टी का पदाधिकारी हूं। हमारा तो विरोध रहता है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों से। ये तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियां प्रदेश विरोधी पार्टियां हैं। हम बेरोजगारी में नंबर 1 पे हैं, लेकिन हम हर बात में ही हम विरोध करें, वो अच्छी बात नहीं है। अभी साथियों ने परसों आंदोलन किया इतना बड़ा बेरोजगारी के ऊपर, सीबीआई जांच के ऊपर, लेकिन जो चीजें सही हैं उनका हमें समर्थन भी करना चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से सुमेश जी आप बात करें। मैं आपको सुन रही हूं तो मुझे लग नहीं रहा कि आप यूकेडी के प्रवक्ता हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत सिंसियर आदमी अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा है और जनता को समझाने की कोशिश कर रहा है। बहुत अच्छी बात है ये सुमेश जी। 15 सेकंड में और लूंगा जी कि अगर बीजेपी इस लाइन से हट के कोई काम करती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बाद अगर लागू हो जाता है और गलत काम करती है, तो मथुरा दत्त जोशी जी के साथ हम पीछे झंडे लेके चलेंगे। हम अपनी आप वाली बहन के साथ झंडे लेके चलेंगे, उनके विरोध में क्या दिक्कत है। बढ़िया मथुरा जोशी जी, देखिए यहाँ पे सुमेश जी तो साफ कह रहे हैं कि हम आपका अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपको भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। मथुरा जोशी जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लूँ उससे पहले मैं विशाल जी का रुख करना चाहूंगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विशाल जी, मैं आपसे बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगी, जैसे कि जागरूकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ हम देखते हैं ना बात बात पर विरोध होता है। उत्तराखंड में हम देखते हैं कि बात बात पे लोग निकल जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, बात बात पे लोग प्रदर्शन करते हैं। चाहे बेरोजगारी, देखिए बेरोजगारी तो खैर जो भी हाल है वो हम सभी जानते हैं और इसको लेकर प्रदर्शन युवाओं का करना बहुत लाजमी भी है। लेकिन चूंकि बहुत सारी चीजों में हमने देखा है कि कोई भी चीज आती है तो उसका विरोध पहले होता है, चाहे भले ही बाद में उसको अप्लाई किया जाए। ऐसे में इन सब चीजों को लेकर जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। तो इसको लेकर क्या सरकार की मंशा है या इसको कैसे आप करेंगे? बहुत कम शब्दों में। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि देश के अंदर ये पहला कानून होगा जो जनता के सुझाव के साथ बनेगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि स्थानीय हमारे उत्तराखंड के जनमानस के बीच के सुझाव लिए जाएंगे, ना कि बाहर के लिए जाएंगे। और जागरूकता के लिए इसमें बहुत बड़े स्तर तक इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जनता के बीच द्वार पे जाकर जनता से सुझावों को लिया जाएगा और कानून का मसला तैयार किया जाएगा। ठीक है, मथुरा जोशी थी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी मैं लूंगी और बहुत कम शब्दों में। अनम्यूट करें खुद को। मेरे ख्याल से मेरी बात को बुढ़ाकोटी जी समझ नहीं पाए। विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई राजनीतिक दल के लोग हैं। मैंने कहा कि टाइम फ्रेम भी तो किस चीज का होता है, हम इसलिए कह रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, आपने कांग्रेस के समय का आंकड़ा रखा। कांग्रेस की 2 बार सरकारें यहाँ रही है, 2002 से 2007 और 2012 से 2017। जरा मेरी जानकारी के लिए कुछ बढ़ा दीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। ठीक है, गांव खाली हुए हैं, हम भी सहमत हैं इस बात से, इसमें कोई दो राय नहीं। खुद मैं 63 लोगों का परिवार है और 3 परिवार मेरे गांव में रह रहे हैं अभी। बाकी हम लोग सब लोग बाहर रह रहे हैं, 60 लोग। मैं गिनती करके भी कभी
आमने सामने बैठेंगे तो बड़ा अच्छा विषय आपने कहा। लेकिन दुर्भाग्य से, सौभाग्य से कहिए, इस सरकार ने तो पलायन आयोग ही बना दिया था। 8 साल में क्या ये 8 घरों को भी बैक टू पवेलियन कर पाए? ये लोग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये नारे देने में बड़े तेज हैं। ये समान नागरिक संहिता कह रहे हैं, ठीक है, लाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रदेश में अन्य मुद्दे भी हैं। अभी आपने पलायन की बात की, अभी आपने बेरोजगारी की बात की, अभी आपने महंगाई की बात की। क्या ये मुद्दे नहीं है सरकार के सामने? बिल्कुल बिल्कुल है। आप अगर कॉमन सिविल कोड लाना चाह रहे हैं, कोई नहीं रोक रहा है। 2/3 बहुमत की सरकार है। ठीक है जोशी जी, देखिए अब तो आ ही रहा है, अब तो आ ही रहा है। अब देखना होगा कि इसमें जनता के कितने सुझाव सम्मिलित किए जाते हैं। चूंकि वक्त की भी हमारे पास बहुत कमी है। मथुरा दत्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विशाल जी आपका भी, और सुमेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूसीसी कोड की, जो कि जल्द ही उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि इस पे जनता के सुझाव मांगे जा रहे हैं। यूसीसी का मतलब होता है विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे विषयों में सभी नागरिकों के एक जैसे नियम। यूसीसी को जरूरी बताया जा रहा है। विभिन्न धर्मों के अलग अलग कानूनों से न्यायपालिका पर बोझ पड़ता है। यूसीसी आने से न्यायालयों में वर्षों से लंबित पड़े जो मामले हैं, उनके निपटारे जल्द होंगे। दावा यह भी किया जा रहा है कि इससे मुस्लिम महिलाओं की स्थिति बेहतर होगी। तो कहीं ना कहीं यूसीसी जल्द ही उत्तराखंड में लागू होगी। हालांकि ये पहला राज्य होगा, इसलिए भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि कहीं यहाँ पर ही सारे एक्सपेरिमेंट क्यों किए जाते हैं। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि यूसीसी को बहुत बेहतर बताया जा रहा है। देखना होगा कि क्या लोग सुझाव इस पर देते हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।